नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करते हैं खबरों की। कहते हैं पुलिस हमेशा लाचार और बेबस लोगों की मदद करती है, पर यह बात सिर्फ कहने और सुनने के लिए ही है, क्योंकि जमीनी हकीकत पर तो पुलिस सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों की जी हजूरी करती है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 17 दिनों से एक बुजुर्ग महिला पुलिस चौकी, थाने और एसीपी कार्यालय के लगातार चक्कर काट रही है, परंतु महिला के साथ मारपीट करने वाले अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा नजारा फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर कार्यालय का है, जहां पर फतेहपुर गांव का एक पीड़ित पक्ष लगातार पुलिस थानों के चक्कर काट कर परेशान होने के बाद पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचा है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि लगभग 17 दिन पहले गांव के दबंगों ने उनके साथ मारपीट की है, जबकि ये सारा वाकया सीसीटीवी में कैद भी हो गया है। बावजूद इसके पुलिस को शिकायत देने के बावजूद भी पुलिस कार्यवाही करना तो दूर, दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर समझौता करने का दबाव बना रही है। अब पीड़ित पक्ष ने कार्यवाही के लिए फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर का दरवाजा खटखटाया है। उन्हें उम्मीद है कि यहां से उन्हें इंसाफ मिलेगा, परंतु अफसोस कमिश्नर ऑफिस से भी पीड़ित पक्ष को सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगी है। एक गली को लेके विवाद हुआ था। उस गली का विवाद इतना बढ़ गया कि अब ये लोग हमें ना मारने पीटने पर बिल्कुल उमादा है। हमारे घर पे आके लाठी, डंडे, कस्सी, गेदाड़े वगैरह से आके हम पे मतलब जानलेवा हमला किया है। मैं इस मामले की पूरी सीसीटीवी फुटेज भी दे रहा हूँ, लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि मेरे ऊपर मैं आज हम यहाँ आए तो अब वहाँ थाने के लिए बोला है हमें। अब थाना हमारे ऊपर पूरा प्रेशर बना रहा है कि फैसला हो, लेकिन हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो। जो दोषी हैं, अगर मैं दोषी हूँ उसमें, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर दोषी वो हैं तो प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। 2 महीने हो गए मैं परेशान होते होते। चलिए मैं बात करते हैं अगली खबर की। भारतीय डाक विभाग की तरफ से रक्षाबंधन त्योहार को लेकर विशेष पहल की गई है, जिसको लेकर राखियां भिजवाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इस साल कोरोना का असर रक्षाबंधन पर भी पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर रक्षाबंधन पर डाकघरों से मात्र 10 रुपए में राखियां भेजी जाएंगी। हिसार व आसपास के जिलों में राखी भेजने के लिए लोग पोस्ट ऑफिस में आ रहे हैं। विदेश में राखी भेजने के लिए अलग रेट तैयार किए गए हैं। डाक विभाग ने भाई बहन को रक्षाबंधन के त्योहार पर तोहफा देने का काम किया है। डाक के माध्यम से देश के किसी भी राज्य में भेजी जा सकती हैं बहनों द्वारा राखियां। डाक विभाग द्वारा राखी के लिए लिफाफा जारी किया है। यही राखी मेल लिफाफा दिल्ली से होकर अन्य स्थानों पर आसानी से पहुंच जाएगी। रविवार के दिन भी विशेषकर उनके डाक विभाग के कर्मचारी छुट्टी न करके राखियां घर पहुँचाएंगे। जो कोरोना के चलते बहनें दूसरे राज्य में नहीं जा पा रही हैं और वे डाक विभाग से आसानी से राखियां भेज सकेंगी। देखिए, रक्षाबंधन के लिए डाक विभाग जो है हर साल इसी तरीके से अपनी तैयारियां करता है, और हर बार हमने राखियां समय पर पहुंचाई हैं हर जगह पे। हिसार मंडल की बात करें तो हमने यहाँ पे भीड़ को देखते हुए स्पेशल काउंटर की व्यवस्था की हुई है, ताकि किसी भी भाई बहन को राखी की बुकिंग करवाते वक्त किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। दूसरा, डाक विभाग की तरफ से एक स्पेशल एनवलप जो कि हर बार हमारे सर्किल हेडक्वार्टर से आता था, तो कोविड-19 को देखते हुए अब की बार हमें जैसे आदेश प्राप्त हुए तो हमने यहीं इसको छपवाया है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इस पर राखी एनवलप लिखा हुआ है, भारतीय डाक का लोगो है, और अंदर से वाटर प्रूफ है ये, ठीक है। तो आप इसमें अपनी राखी डाल के अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, भिजवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे आसानी ये होगी कि ये डाक जो है, राखी एनवलप दूर से अलग से कलर में है तो अलग से दिखाई देगा, और डाक जो है हर जगह पे अलग सेपरेट बैग में सेपरेट राखी मेल के नाम से स्पेशल बैग बनाए जाएंगे, और मतलब बाइफरकेट हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। दूसरा ये है कि जैसे 3/8 को मान लीजिए राखी है सोमवार को, तो उससे पहले 2/8 को संडे है, और उससे पहले 1/8 को ईद बकरीद की छुट्टी है, ईद की शनिवार को। तो उसको देखते हुए भी हमने शनिवार और इतवार को 2 दिन स्पेशल डिलीवरी की व्यवस्था की है। और जो भी हमारे डिलीवरी पर्सन है पोस्टमैन, वो शनिवार और इतवार दोनों दिन काम करेंगे, ताकि कोई भी जो है राखी जो है अनडिलीवर्ड ना रहे।
चलिए मैं बात करते हैं अगली खबर की। जींद जिले के सफीदो मंडल के गांव डिडवाड़ा में 2 बच्चों की निर्मम हत्या में दोषी पाए गए उन्हीं के पिता से पूछताछ जारी है। पुलिस बच्चों की हत्या के बारे में जहां सुराग जुटाने में जुटी है, वहीं पुलिस ने गांव की कब्रिस्तान में मारे गए दोनों बच्चे दफनाए गए थे कब्र खोदकर सर्च अभियान चलाया। उन बच्चों की हुई हत्या के बारे में जांच शुरू की है। वहीं आरोपी को कब्रिस्तान में लाया गया, मगर कब्रिस्तान में आरोपी जुम्मा व उसके परिवार उन कब्रों की निशानदेही की पहचान नहीं कर पाया, जिससे पूर्व में मारे गए तीनों बच्चे दफनाए गए थे। पुलिस निशानदेही न मिलने से वापस कब्रिस्तान से आ गई। हालांकि पुलिस ने कब्रों की पहचान करने के लिए ग्रामीण और आरोपी के परिवार और रिश्तेदारों को कब्रिस्तान में बुलाया था और कब्रों की खुदाई का काम भी शुरू किया जाना था, मगर आरोपी व उसके परिवार के लोग कब्रों की पहचान नहीं कर पाए, जिसके चलते ये सर्च अभियान अधर में लटक गया। सफीदो सदर थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि गांव डिडवाड़ा की 2 बच्चियां जिनके शव देर से बरामद किए गए हैं, उनका हत्यारा उनका पाप ही निकला और जांच के दौरान आरोपी ने बताया था कि इससे पहले भी वह अपने 3 बच्चों की हत्या कर चुका है। उन बच्चों को कब्रिस्तान में कहां दफनाया गया है, कब्रों की पहचान करने के बारे में ग्रामीण, आरोपी और उसके परिवार की मदद से कब्रों को पहचानने के लिए सर्च अभियान चलाया गया था। सबको ज्ञात है गांव डिडवाड़ा में जो 2 बच्चियां गुम हुई थी, उसके रिगार्डिंग जो 302 का मुकदमा दर्ज हुआ था और उनके पिता ने ही गाँव वालों के सामने और पुलिस के सामने अपना अपराध कबूला था, जिसके तहत उसको गिरफ्तार किया था। फिर पुलिस रिमांड के दौरान उसने बताया भी मैंने इसी तरह पहले भी मेरे 3 बच्चों की हत्याएं करी है। तो उस संदर्भ में उन 3 बच्चों का ना तो कोई कंप्लेंट थी पहले, ना कभी पोस्टमार्टम हुआ, तो उसकी निशानदेही के लिए लेकर आए थे भी उन बच्चों को कहाँ दफनाया गया है, ताकि हम उनकी डेड बॉडीज़ को निकाल सकें और आगे पोस्टमार्टम या जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके लिए हम आए थे। लेकिन जैसे ही हम आज कब्रिस्तान गांव डिडवाड़ा में आए हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब के साथ आए थे, लेकिन उनके समाज के लोगों ने या गांव के मुखिया के लोग कोई भी उनको ये नहीं पहचान पाए भी वो यहाँ दफनाया गया, ताकि हम उनको निकाल सकें। क्योंकि जो सबसे पहले गुड़िया दफनाई थी वो तो अरसा करीब 8 साल का है, उसके बाद जो उसका अगला बेटा था उसको अरसा हो गया 4-5 साल का, और बाकी बच्चों का किसी का 2 साल का, किसी का 1 साल का है। उसके बाद में गांव वाले बता रहे हैं भी कब्रिस्तान में मिट्टी भी डलवाई है, बारिश का मौसम भी काफ़ी दफ़े 2-3 दफ़े बारिश हो चुकी है, बड़ी बारिश हुई है, तो जिसकी वजह से वो पहचान नहीं पाए। तो ऐसा हम भी बगैर उनकी निशानदेही, बगैर पहचान के किसी दूसरी कब्रिस्तान से हम डेड बॉडी को नहीं निकाल सकते। चलिए वहीं रुक करते हैं प्रथला विधानसभा का। गांव सौतई में विधायक नैनपाल रावत ने 25 लाख की लागत से सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। प्रथला विधानसभा के गांव सौतई में विधायक नैनपाल रावत ने 25 लाख की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। ये सामुदायिक भवन गांव के बीचों बीच बनने वाला है, जिसका फायदा गांव के सभी जाति के लोगों को मिलेगा। इसके साथ साथ विधायक ने गांव के सरकारी स्कूल में फलदार पौधे लगाकर सभी को पौधे लगाने का संदेश दिया। दिखाई दे रहा नजारा प्रथला विधानसभा के सौतई गांव का है, जहां पर सरपंच कुंवरपाल रावत व विधायक नैनपाल रावत की मौजूदगी में सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया गया। इसी दौरान विधायक नैनपाल रावत ने आने वाले समय में विकास कार्यों के लिए पैसा देने का आश्वासन दिया है। विधायक ने कहा, प्रथला विधानसभा के विकास की गति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। प्रथला विधानसभा किन्हीं कारणों से विकास कार्य में पिछड़ा रह गया था, लेकिन अब प्रथला विधानसभा में चहुमुखी विकास का समय आ गया है। भूपेंद्र हुड्डा के समय के और आपके जो ओम प्रकाश चौटाला के जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके समय के क्राइम को उठा करके देख लें, उसके हिसाब से जो आज के क्राइम हैं, और ख़ास तौर पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार ना तो क्राइम करती है और ना करवाती है। इनकी तो सरकारें ही खुद क्राइम करवाती थी और क्राइम करने वालों को बचाती थी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो व्यक्ति गलती करेगा, जो व्यक्ति क्राइम करेगा, वो किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाता, और इनके कार्यकाल में क्राइम करने वालों को पनाह दी जाती थी और ये स्वयं उसको बचाते थे, क्योंकि ये खुद भी क्रिमिनल थे। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल यशस्वी हैं, तपस्वी हैं, और इस हरियाणा की 2.5 से 3 करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं, जो उनको दोबारा से चुना गया है प्रदेश का मुख्यमंत्री। और इस दूसरी बार में भी पहले 5 साल में रिकॉर्ड कार्य किए, 80,000 नौकरियां इस प्रदेश के लोगों को दी, और अभी भी कोरोना काल जैसी स्थिति में भी। चलिए वे बात करते हैं पानीपत की। पानीपत में दोस्तों के झगड़े में फंसकर एक निर्दोष युवक ने जान गंवा दी।
हमलावर आए तो किसी और को पीटने थे, लेकिन मौके पर निर्दोष युवक को बुरी तरह पीट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मनप्रीत एसी मैकेनिक का काम करता था। देर रात अपने दोस्त सचिन के साथ बैठा था। बताया जा रहा है कि सचिन को पीटने आए हमलावरों ने मनप्रीत पर भी हमला कर दिया। मनप्रीत जान बचाकर भागा भी, लेकिन सर में युवक के इस कदर चोट लगी हुई थी कि मनप्रीत ने बीएमके मार्केट में पहुंचते ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं मामले में हत्या की आशंका के चलते सीआईए को भी बुलाया गया। परिवार का आरोप है कि हमला करने वाले 40 से 50 लोग थे, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी और युवक का कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था, जो बेकसूर मारा गया है। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर सामान्य अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया है और पुलिस हत्या के एंगल से मामले की गहनता से जांच कर रही है। ये रात की घटना है। महावीर कॉलोनी में एक लड़का एसी रिपेयर का काम करता था और उसके साथ झगड़ा हुआ। पहले भी उन दोनों पार्टियों का आपस में कभी कास नहीं हुई थी, महीना 2 महीने पहले आपसी बातों को लेकर। तो कल झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया और उसको पीट के उसकी हत्या कर दी कुछ लोगों ने। एफआईआर दर्ज कर ली है इसमें, कुछ नाम से भी हैं, तो जल्दी उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। इसमें जिक्र आ रहा है? हाँ आ रहा है, वो भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बता रहे हैं कि अवैध। चले बात करते हैं कोरोना महामारी की। कोरोना वायरस के चलते बढ़ते हुए केसों को देखकर लुधियाना प्रशासन ने सख्ती कर दी है। दुकानदारों और बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग न रखने वाले लोगों और दुकानदारों के भी चालान काटे जा रहे हैं। लुधियाना में दुकानदारों ने बताया इस बार राखी का त्योहार फीका है। उनका कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 40 से 50% ही काम है। उन्होंने कहा कोरोना के कारण लोग कम आ रहे हैं बाजार में, जिसकी वजह से उनकी बिक्री कम हो रही है। दूसरा, प्रशासन द्वारा की गई सख्ती भी उन्होंने एक बड़ा कारण बताया। उन्होंने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस बार उनका आधा ही काम है। जहां उन्होंने प्रशासन को राखी के त्योहार के चलते ढील देने की अपील की है, वहीं लोगों को भी अपील की कि राखी के दिन ही वैन न आए। लोगों को चाहिए कि अलग अलग दिन आए और कुछ दिन पहले ही राखी खरीद लें, जिससे बाजार में भीड़ एकत्रित ना हो। वहीं ग्राहकों का कहना था कि वे पहले ही राखी खरीद रहे हैं ताकि उनको पूरी वैरायटी मिल सके। पहला जबाली जहाँ से हुई ना जा पाए तो कम से कम असी रखड़ी तक पहुँचा सकी अपनी। बाकी अपने वालों तो पूरी कोशिश है कि असी पहले जा ही सकीए, बट नहीं जा सकते तो असी कुरियर कर देंगे, पहुँच असी जावांगे। उन्होंने असी एडवांस से रखड़ी ਤਾਂ खरीदना है भी सानू फ्रैश माल वधिया क्वालिटी क्वांटिटी और हर तरह ਦਾ डिज़ाइन मिल जाए। ਤੇ ਮੈਡਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਅਮੁੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਤਾਂ ਰੁਕਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੜੀ ਤਾਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੈਜਰਸ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪਤਾ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। सैनिटाइज, मास्क, हर चीज़ प्रॉपर रखो, दूरी बना के रखो। BVM न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। यहाँ बने रहिए, हमारे साथ देखते रहिए BVM न्यूज़। नमस्कार।